दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही कच्चातीवू आइलैंड को लेकर आरटीआई की रिपोर्ट निकलकर सामने आती है और इसमें क्लियरली बताया जाता है कि 1974 के अंदर में इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के दोस्तों ये जो आइलैंड हुआ करता था इसको बेसिकली तोहफे के रूप में श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर बेसिकली श्रीलंका को हम कहेंगे तो श्रीवोम वंडानायके को दिया गया था। और इस रिपोर्ट के आने के साथ ही दोस्तों इस आरटीआई की रिपोर्ट के आने के साथ ही दोस्तों ये जो पूरी तरह से एक पॉलिटिकल स्टंट निकलकर सामने आता है। तो आइए दोस्तों आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में जो कच्चातीवू आइलैंड है उसका पूरा क्या इतिहास रहा है, एक्चुअल में हमारे लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या पूरा इसका डिस्प्ले। दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी चीज को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस आइलैंड के बारे में जो सबसे पहले हमें जानकारी निकलकर सामने आई कि ये दोस्तों इंडिया के द्वारा दोस्तों श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर को दिया गया था। ये दोस्तों आरटीआई के माध्यम से निकलकर सामने आती है। आरटीआई इसलिए दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन का हमारा एक एक्ट होता है जिसके माध्यम से दोस्तों ये हमारा एक अधिकार है कि हम दोस्तों सरकार से किसी भी चीज को लेकर सवाल जवाब कर सकते हैं। और ये दोस्तों आरटीआई को फाइल किया गया था तमिलनाडु के अंदर में वर्तमान समय के अंदर जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है अन्नामलई उनके द्वारा फाइल किया गया था। अब जिन लोगों को दोस्तों अन्नामलई के बारे में नहीं पता है वो थोड़ा जान लें, क्योंकि दोस्तों ये जो सोशल मीडिया के समय में आज के समय काफी पॉपुलर हो चुके हैं, काफी ज्यादा ट्रेंड करते हैं। इसलिए दोस्तों इनके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि जो आज के समय में अन्नामलई है दोस्तों ये पहले आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे। बाद में दोस्तों उन्होंने अपने पद से रिजाइन देते हुए तमिलनाडु के अंदर में दोस्तों बीजेपी को ज्वाइन किया था और उसके बाद दोस्तों ये तमिलनाडु के अंदर में बीजेपी के प्रेसिडेंट बनाए गए थे। और आज के समय में दोस्तों ये जो है तमिलनाडु के अंदर में बीजेपी की सत्ता बनाने के लिए उस दिशा में कार्यरत है। और इनके द्वारा दोस्तों ये जो है आरटीआई को फाइल किया गया, जिसके बाद दोस्तों जैसे ही रिपोर्ट निकल सामने आती है ये अपने ट्विटर के हैंडल के ऊपर दोस्तों या अभी जिसको आप एक्स के रूप में जानते हैं वहां पर इसके बारे में जानकारी देते हैं। और इनकी जानकारी देने के साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ भी दोस्तों ट्विटर के ऊपर में ट्वीट कर दिया जाता है, जिसके बाद दोस्तों ये पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टंट निकलकर सामने आता है। ये पूरी तरह से देश के अंदर राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा दोस्तों इतने आसानी से नहीं बना है। आप में से बहुत से लोगों को लगेगा कि अभी दोस्तों तमिलनाडु के अंदर में 19 अप्रैल को ही चुनाव होने वाले हैं, इसलिए दोस्तों इस मुद्दा को निकाला गया ताकि दोस्तों वहां पर जो है बेसिकली बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा एजेंडा हो सकता है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। अगस्त 2023 के अंदर में अगर आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर में भी इस बात को लेकर उठाया था। आप दोस्तों इस वीडियो को एक बार देखिएगा। मैं जरा इनको जहां भी हो जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दे। ये जो बाहर गए ना उनको जरा पूछे ये कच्छतीवू क्या है, कोई पूछे इनको कच्छतीवू क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूँ ये कच्छतीवू क्या है और ये कच्छतीवू कहाँ आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छतीवू वापस ले आइए। एक कच्छतीवू है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था। कब दिया था, कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। और चूंकि तमिलनाडु के अंदर में दोस्तों इलेक्शन होने वाला है 19 अप्रैल के दिन में ही, तो इस तरह से दोस्तों ये जो है एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है। लेकिन ये मत समझिएगा कि अभी चूंकि इलेक्शन आया है तो इसलिए पॉलिटिकल एजेंडा बना है। इसके पहले भी दोस्तों इसकी काफी ज्यादा बातें हो चुकी है। अगर आप दोस्तों जियो पॉलिटिक्स को बहुत बेहतर तरह से समझ रहे हैं तो इसके बारे में दोस्तों आपको पहले ही पता चल गया होगा। अब दोस्तों पूरा विवाद को समझने से पहले हम थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली ये जो कच्चातीवू आइलैंड ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो जब दोस्तों आप मैप के ऊपर में इंडिया और श्रीलंका को देखते हैं तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में दोस्तों तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो आप एग्जैक्टली आप देखेंगे तो काफी सारे छोटे छोटे आपको आइलैंड देखने को मिलते हैं। और उन्हीं में से दोस्तों आप एक छोटा सा आइलैंड देखते हैं जिसका नाम कच्चातीवू है, जो कि दोस्तों रामेश्वरम से अगर आप देखेंगे तो काफी नजदीक है। कुल मिलाकर दोस्तों रिपोर्ट की अगर हम मानेंगे तो ये रामेश्वरम से दोस्तों कुछ 19 किलोमीटर की दूरी पर ये कच्चातीवू आइलैंड देखने को मिलता है, जो कुछ दोस्तों 285 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों ये जो जमीन है ये काफी बड़ी देखने को मिलती है। और ये जो पूरा एरिया है दोस्तों ये पाक स्टेट के अंदर में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों ये जो पूरा एरिया आपको देखने को मिलता है इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जो तमिलनाडु का पूरा कोस्टल एरिया आपको देखने को मिलता है वो मछली पकड़ने के लिए काफी उत्तम जगह देखने को मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों जो कच्चातीवू आइलैंड आपको देखने को मिलता है जब दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच में किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं हुआ था तो दोनों ही जो देश के बेसिकली जो मछुआरे हुआ करते थे दोस्तों वो यहाँ पर आया करते थे, अपना निवास किया करते थे, अपना आराम किया करते थे, अपने जाल
वगैरह को सुखाया करते थे, फिर मछली वगैरह को पकड़ा करते थे। तो जब दोस्तों दोनों के बीच में किसी प्रकार का विवाद आपको देखने को नहीं मिलता था, तो दोनों ही देशों के लिए दोस्तों ये यूजफुल था। दोनों ही देश आकर दोस्तों यहाँ पर अपना काम कर लिया करते थे। और अभी के समय में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के घर वगैरह देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये जो जगह है दोस्तों ये पूरी तरह से दोस्तों रहने के लिए उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है फ्रेश वाटर की आपको कमी देखने को मिलती है। इसलिए आज के समय यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार का सेंट एंथनी चर्च देखने को मिलता है, जो काफी पुराना चर्च आपको देखने को मिलता है। वही एक यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। बाकी बात दोस्तों यहाँ पर हैबिटेट के रूप में, परमानेंट हैबिटेट के रूप में यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें दोस्तों, अगर आप इतिहास के पन्ने में से पढ़ोगे तो दोस्तों बहुत ही पहले से अगर आप देखोगे तो इसका जो इतिहास रहा है, इसमें बताया जाता है कि मदुरई के एक राजा हुआ करते थे रामानंद। उन्हीं का दोस्तों यहाँ पर पहले से शासन हुआ करता था। मतलब यहाँ पर रामानंद किंगडम बेसिकली भारतीय मदुरई के राजा हुआ करते थे, उन्हीं का यहाँ पर शासन हुआ करता था। लेकिन आगे जैसे समय आगे बढ़ता है दोस्तों, भारत के अंदर जैसे ही ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है, उसके साथ ही दोस्तों ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर में आ जाता है। उसके बाद रामानंद का जो किंगडम है दोस्तों उसको खत्म कर दिया जाता है, और यहाँ पर दोस्तों पूरी तरह से ब्रिटिश किंगडम के अंदर में दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर में इसको ले आया जाता है। उस समय दोस्तों मद्रास के जो वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे वो रॉबर्ट पार्क हुआ करते थे। यही कारण होता है कि दोस्तों इस जगह को जब हम पाक स्टेट के रूप में जानते हैं, तो उन्हीं के नाम पर दोस्तों उसको हम पाक स्टेट के रूप में जानते हैं, क्योंकि जब दोस्तों इसको मिलाया गया था तो उस समय दोस्तों उसके जो गवर्नर हुआ करते थे मद्रास प्रेसिडेंसी के, वो रॉबर्ट पार्क हुआ करते थे। लेकिन चूंकि दोस्तों इंडिया और श्रीलंका दोनों ही जगह पर दोस्तों आपको ब्रिटिश कॉलोनी देखने को मिलती थी, ऐसी अवस्था में दोस्तों जो श्रीलंका था वो धीरे धीरे दोस्तों समय समय पर जो है 1920 और 23 के आसपास आते आते ही दोस्तों जो है श्रीलंका इस कच्चा द्वीप आइलैंड को अपना बनाने लगा था। तो काफी लंबे समय तक दोस्तों देखेंगे तो देश के आजाद होने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये जो कच्चा द्वीप आइलैंड था दोस्तों, ये भारत और श्रीलंका बीच में एक विवादित जगह रहा था, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों ने इसका पूरी तरह से विभाजन नहीं किया था कि ये जो आइलैंड आपको देखने को मिलेगा ये एक्चुअल में इंडिया का देखने को मिलेगा या फिर आपको श्रीलंका का देखने को मिलेगा। क्योंकि इंडिया और श्रीलंका, जिसको पहले आप सिलोन के रूप में जानते थे, दोनों ही जगह पर दोस्तों आपको ब्रिटिश शासन देखने को मिलता था। और ब्रिटिश शासन के अंदर दोस्तों ने ये डिवीजन नहीं किया था कि ये दोस्तों आपको श्रीलंका के अंदर में देखने को मिलेगा या फिर इंडिया के अंदर में देखने को मिलेगा। और उस समय दोस्तों हमारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, जब उनसे पूछा गया था इसके बारे में कि अगर वे कच्चा द्वीप आइलैंड जो डिस्प्यूटेड है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, अगर श्रीलंका मांगता तो वो क्या करेंगे, तो उनकी दोस्तों हामी थी कि बेसिकली जब भी अगर श्रीलंका इस आइलैंड को मांगेगा तो दोस्तों खुशी मन से जो उसको गिफ्ट करना ही अच्छा समझेंगे। क्योंकि दोस्तों उनका इस विषय में ये तर्क दिया गया था कि जो 285 एकड़ का पूरा जमीन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर किसी भी तरह का हैबिटेट नहीं है, किसी भी प्रकार का दोस्तों आपको यहाँ रिसोर्सेज वगैरह देखने को नहीं मिलता है, तो हमें दोस्तों इसका रख के कोई फायदा नहीं है। लेकिन कहानी जैसे ही आगे बढ़ती है दोस्तों 1970 से का जैसे समय आता है, तो हमारे भारत राष्ट्रीय के अंदर में दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी निकलकर सामने आती है। और 1974 के अंदर में दोस्तों इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हुआ करती थी, तो श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर दोस्तों एस भंडारनायके हुआ करती थी, जो दोस्तों किसी भी देश के अंदर में दोस्तों देखेंगे तो प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला हुआ करती थी। और श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री भी निकलकर सामने आई थी, एस भंडारनायके निकलकर सामने आती है। बताया जाता है कि दोस्तों जो श्रीमती इंदिरा गांधी था और एस भंडारनायके हुआ करती थी, इन दोनों के मध्य में काफी अच्छे संबंध हुआ करते थे। काफी सारे दोस्तों आपको फोटोज भी देखने को मिलेंगे, जिससे आप पता कर सकते हैं कि इनके जो संबंध थे वो काफी अच्छे हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में दोस्तों इंदिरा गांधी जी जो है इस डिस्प्यूटेड एरिया को दोस्तों खुशी मन से 1974 के अंदर में दोस्तों एक दोनों के बीच में एग्रीमेंट किया, जिसको हम मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच के मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट के रूप में जानते हैं। और इसके बाद दोस्तों इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की दोस्तों इसको जो है श्रीलंका को बेसिकली तोहफे के रूप में दे दिया गया था। लेकिन उस समय दोस्तों तमिलनाडु के अंदर में सीएम हुआ करते थे करुणानिधि जी ने दोस्तों इस विषय को लेकर तर्क दिया था कि भाई ये इसको ऐसे कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही बोला था कि उससे ये जो पूरा एरिया आपको देखने को मिलता है ये एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो हैबिटेट के रूप में भले उपयुक्त ना हो, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको रिसोर्सेज के रूप में देखेंगे तो मछुआरों लोगों के लिए देखेंगे तो ये काफी एक अच्छा स्थल देखने को मिला था। क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु का जो पूरा कोस्टल एरिया था, यहाँ पर दोस्तों मछली पकड़ने के लिए सबसे उपयुक्त स्थल देखने को मिल रहा था। इसी विषय को लेकर दोस्तों करुणानिधि ने दोस्तों एक बार बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में भी ये तर्क दिया था कि बेसिकली जल्द से दोस्तों इसको जो ये जो एग्रीमेंट किया गया है ये पूरी तरह से दोस्तों तर्कहीन है, क्योंकि जो भारतीय मछुआरे हैं दोस्तों ये बेसिकली वहां पर जाके आराम कर सकते थे, तो वहां पर अपने जालों को सुखा सकते थे। लेकिन इस तरह से दोस्तों किसी भी देश को इसको दूसरे देश को सौंप देना ये कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय मछुआरे के लिए ठीक नहीं है। भारतीय मछुआरे के लिए दोस्तों एक प्रकार का किया गया, उनके विरुद्ध किया गया एक प्रकार का षड्यंत्र देखने को मिल रहा था। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे दोस्तों इस चीज को लेकर समय समय पर दोस्तों बातें उठते रहती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसको लेकर दोस्तों केंद्र सरकार ने अभी तक जितने भी सरकारें केंद्र के अंदर में आई है, किसी ने भी दोस्तों इसको भारत के अंदर में लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों जब आप तमिलनाडु के जो सीएम होते हैं उनके बारे में देखेंगे तो जब सीएम के दोस्तों 2008 के अंदर में जयललिता जी हुआ करते थे, तो उन्होंने भी दोस्तों इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में प्ली दायर कराया था कि बेसिकली जब भी आप किसी अपने देश से किसी भी चीज को दोस्तों दूसरे देश में दिया करते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में दोस्तों किसी भी देश को किसी भी तरह से गिफ्ट में दे देना ये पूरी तरह से दोस्तों असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उस समय दोस्तों उन्होंने जो है केंद्र सरकार को नोटिस लेकर सारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी एक प्ली दायर किया था
इसके बाद दोस्तों 2023 के अंदर में दोस्तों जो एम के स्टालिन है, वर्तमान समय जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, उन्होंने भी दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक चिट्ठी लिखकर बताने की कोशिश किया था कि उन्हें जल्द से जल्द दोस्तों जो कच्चा तीवू आइलैंड है वो भारत में लाने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें फिर से रिटर्न लेना चाहिए तमिलनाडु श्रीलंका से। क्योंकि दोस्तों ये जो पूरा एरिया, जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, ये जो भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया होता है, इस एरिया के अंदर में भले दोस्तों हैबिटेट आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उस एग्रीमेंट जो 1974 के अंदर में हुआ था, उस समय दोस्तों बोला गया था कि भारत के मछुआरे भी दोस्तों समय समय पर वहां पर आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों पूरी तरह से अगर इसमें श्रीलंका का अधिकार होगा तो जाहिर सी बात है श्रीलंका के मछुआरे तो वहां पर जा ही सकते हैं। लेकिन एक वहां पर दोस्तों एग्रीमेंट में ये भी डिमांड रखी गई थी कि इस जो आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, कच्चे तीवू आइलैंड देखने को मिलेगा, इसमें किसी भी तरह से दोस्तों जो सेंट एंथनी चर्च आपको देखने को मिलता है, उसमें किसी भी तरह से पूजा पाठ करने की या किसी भी प्रकार के वहां पहुंचने की दोस्तों अनुमति दोस्तों इंडियंस को नहीं दी गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद हमें उस समय भी देखने को मिल रहा था। और आज के समय में अगर आप देखें दोस्तों, समय समय पर ऐसी खबरें आती रहती है, किसी भी प्रकार के भारतीय मछुआरे अगर वहां पर पकड़ ले जाते हैं तो उनको बंदी बना लिया जाता है। तो अब दोस्तों जो पहले डील की गई थी, जो पहले पूरा एग्रीमेंट किया गया था, वो पूरी तरह से तर्कहीन हो चुका है। क्योंकि दोस्तों श्रीलंका के साथ में जितने भी पहले एग्रीमेंट किए गए थे, जिस तरह से दोस्तों मित्रता के साथ में एग्रीमेंट किया गया था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्योंकि दोस्तों ये जो एग्रीमेंट था, अब अगर आप देखें तो श्रीलंका ने इस पर अपने पूरी तरह से अधिकार को स्थापित कर लिया, जिससे भारतीय मछुआरे दोस्तों अब पूरी तरह से जो है इनका नियंत्रण यहाँ पर पूरा समाप्त हो चुका है। तो यही कारण है कि दोस्तों इस बार फिर से इसकी डिमांड उठ चुकी है कि किसी भी तरह से उसको भारत में लाने की कोशिश की जानी चाहिए। यही कारण है कि दोस्तों भारतीय राजनीति में एक बार फिर से दोस्तों इसका जो मामला है ये पूरी तरह से गर्म हो चुका है। एक पार्टी दोस्तों दूसरे पार्टी पर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं करती है, तो कुछ का कहना है कि दोस्तों जो 1974 था उसकी जो पूरी एग्रीमेंट थी उसकी ये गलती थी। किसी भी देश को दोस्तों अपने देश की सीमा को नहीं देना चाहिए, यानी कि भारत को दोस्तों अपनी सीमा को किसी भी दूसरे देश में नहीं देना चाहिए। लेकिन आपको इस चीज़ को लेकर क्या लगता है? क्योंकि सब चीज़ों को लेकर दोस्तों आपका जो ओपिनियन है तो वो बहुत ही मायने रखता है। तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि एक्चुअल में आप कच्चा तीवू आइलैंड को लेकर क्या सोचते हैं। वैसे दोस्तों इसको लेकर आगे क्या स्टैंड निकलकर सामने आएगा वो हमें आने वाले समय में पता चल जाएगा। और 19 अप्रैल के दिन में दोस्तों तमिलनाडु के अंदर में इलेक्शंस भी होने वाले हैं। तो इसका दोस्तों हमें लगता है कि आने वाले समय में इसका जो दोस्तों ये जो पूरा क्षेत्र है या फिर जो ये पूरा मामला है, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें दोस्तों लोगों के मन में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये दोस्तों पूरी तरह से मछुआरों का इलाका होता है और मछुआरों को दोस्तों जो इस तरह से कार्य किया गया है उनको दोस्तों इस तरह से यहाँ पे हटाने का कोशिश किया गया है। ये जो षड्यंत्र दोस्तों इसका परिणाम हमें देखने को मिल सकता है आने वाले इलेक्शंस के अंदर में। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम हर वीडियो के एंड में कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दो, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित और समाहित महसूस कर सके। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।